हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज ब्रायोफाइट्स। सबसे पहले हम ब्रायोफाइट्स की एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिटेल को स्टडी करेंगे। तो अभी आज के लेक्चर में एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की हैबिटेट की, कि ब्रायोफाइट्स हमें कहाँ देखने को मिलेंगे। एक चीज ध्यान देना, क्योंकि प्लांटे ग्रुप में हम पहले एल्गी को डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके हर पॉइंट को हम एल्गी के साथ कंपेयर करेंगे। कैसे कैसे एडवांसमेंट आएगी वो हमें नोटिस करनी है। एल्गी सबसे प्रिमिटिव प्लांट थे, उसके बाद ब्रायोफाइट इवोल्व हुए, ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट इवोल्व होंगे, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो पांचों प्लांट ग्रुप का आपको साथ के साथ कंपैरिजन भी करना है। अगर आपको क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर देना है तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम हैबिटेट की बात करें तो ब्रायोफाइट्स जो है दे आर कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट फाउंड इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन हिल्स। ठीक है बेटा, ये कहाँ मिलते हैं? मॉइस्ट शेडेड एरियाज में, हिल्स के अंदर जो शेडेड एरियाज होते हैं, लेकिन वहाँ पे कंडीशन क्या है कि मॉइस्चर अवेलेबल होना चाहिए। क्या अवेलेबल होना चाहिए? मॉइस्चर अवेलेबल होना चाहिए। जबकि एल्गी के केस में हमने क्या देखा था? एल्गी के केस में एक्वाटिक हैबिटेट में आपको मोस्टली एल्गी मिलते थे। हालांकि कुछ एल्गी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मॉइस्ट एरियाज में पाए जाते थे, लेकिन मोस्ट कॉमन एल्गी की हैबिटेट क्या थी? एक्वाटिक हैबिटेट। लेकिन यहाँ पे कुछ एडवांसमेंट आई है, ये लैंड हैबिटेट की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे? मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन हिल्स। हिल्स में मिलेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है? वो एरिया मॉइस्ट होने चाहिए और शेडेड होने चाहिए। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि प्लांटे किंगडम को हम दो सब किंगडम्स में डिवाइड करेंगे, क्रिप्टोगैमी एंड फेलिरोगैमी। क्रिप्टोगैमी में हमने रखा था एल्गी को, ब्रायोफाइट को और टेरिडोफाइट को। तो वहां पर हमने कहा था कि इन प्लांट ग्रुप को पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो या तो ये एक्वाटिक हैबिटेट के हों, या फिर इनके हैबिटेट के आसपास इनको मॉइस्चर चाहिए चाहिए, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए बेटा? वाटर चाहिए। इसलिए यहाँ पर भी मॉइस्ट एरियाज इनके आसपास होने चाहिए, साथ में शेडी प्लेसेस में मिलते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। सेकंड, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें जो कॉमनली पूछ लिया जाता है कि ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स को हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं बेटा? एम्फीबियंस एनिमेलिया किंगडम में हम किन को कह रहे हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, जो वाटर में भी, आपको वाटर भी चाहिए जिनको, और लैंड भी चाहिए होता है। वाटर में भी सरवाइव कर सकते हैं और लैंड के ऊपर भी सरवाइव कर जाते हैं। उन्हीं की तरह से एक्चुअल में क्या है, ब्रायोफाइट्स क्या है? दे कैन लिव इन सोयल। वो सोयल में पाए जाते हैं, बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर, but are dependent on water for sexual reproduction। यहां पर भी देखिए आप कि वैसी ही हैबिटेट, वैसे तो रहते तो क्या है? सोइल के अंदर, लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है? वाटर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो एक तरीके से देखें तो इनको भी क्या चाहिए? लैंड भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इनकी मोस्ट यूजुअल हैबिटेट कौन सी है। टोटली मैं आपको एनसीईआरटी करा रही हूँ अभी, ध्यान देना बेटा, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है। इनकी मोस्ट यूजुअल हैबिटेट कौन सी होती है? अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि कॉमनली कहाँ मिलेंगे, तो इनकी मोस्ट यूजुअल हैबिटेट होती है कि दे यूजुअली अकर इन
डैम्प, humid एंड शेडेड लोकेलिटीज। डैम्पी एरियाज होने चाहिए, ह्यूमिडिटी वहां पे होनी चाहिए, और आपके शेडेड लोकेलिटीज होनी चाहिए, शेडेड एरियाज होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मिलेंगे तो आपके कहाँ, सोइल के ऊपर, लेकिन फर्टिलाइजेशन करने के लिए इनको क्या चाहिए बेटा, वाटर चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनकी प्लांट बॉडी को लेकर के, कि इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है। तो जैसे कि हमने एल्गी के अंदर पढ़ा था कि एल्गी सबसे प्रिमिटिव प्लांट है, तो उनकी जो प्लांट बॉडी होती है अनडिफरेंशिएटेड होती है। लेकिन एल्गी के कंपैरिजन में ब्रायोफाइट्स जो होते हैं बेटा, दे आर मोर डिफरेंशिएटेड। उनके कंपैरिजन में इनमें डिफरेंशिएशन ज़्यादा है। ठीक है, वो तो बिल्कुल ही अनडिफरेंशिएटेड थे, उनके कंपैरिजन में दे आर मोर डिफरेंशिएटेड। तो एक तो ये आपका कंपैरिजन हो गया। फिर इनकी बॉडी कैसी होगी, इनकी बॉडी जो है वो थैलस लाइक ही होगी। कैसी होगी, थैलस लाइक होगी। लेकिन थैलस के अंदर, थैलस का मतलब क्या होता है बेटा, कि इसमें रूट, स्टेम, लीफ, इस तरीके का डिस्टिंक्शन नहीं है। ट्रू रूट, स्टेम और लीफ इनमें भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। लेकिन इनकी बॉडी कैसी होती है, या तो प्रोस्ट्रेट होती है। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है बेटा कि ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड हो रखी है, मतलब ग्राउंड को टच करिए, ग्राउंड सोइल के सरफेस के ऊपर ऐसे फैली हुई है, या फिर इरेक्ट भी हो सकती है, सीधी खड़ी हुई भी हो सकती है। ध्यान देना, ब्रायोफाइट की जो बॉडी होती है प्रोस्ट्रेट भी हो सकती है और इरेक्ट भी हो सकती है। कैसी हो सकती है, इरेक्ट। मतलब मान लो ये प्लांट है तो ये सोइल सरफेस पे ऐसे भी मिल सकता है, या फिर ऐसे इरेक्ट भी हो सकता है। ये चीज आप ध्यान रखना, प्रोस्ट्रेट भी हो सकती है, इरेक्ट भी हो सकती है। साथ में क्या है, दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाई राइजोइड्स। हालांकि इनके केस में ट्रू रूट्स नहीं है, लेकिन इनके केस में राइजोइड्स है, रूट से मिलती जुलती स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये क्या करती है, इनकी बॉडी को सबस्ट्रेटम से कनेक्ट करती है बेटा। किससे कनेक्ट करती है, सबस्ट्रेटम, नीचे का जो सबस्ट्रेटम होता है उससे कनेक्ट कर देती है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और ये राइजोइड्स जो इनके केस में होते हैं, दे मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। जबकि बेटा आपने जब एल्गी पढ़ा था, एल्गी में हमने कहीं पे भी राइजोइड्स नहीं देखे थे। सबस्ट्रेटम से कनेक्शन के लिए ब्राउन एल्गी में हमने होल्ड फास्ट को ऑब्जर्व किया था, बाकी हमने राइजोइड्स को ऑब्जर्व नहीं किया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इनकी जो बॉडी होती है वो सबस्ट्रेटम से किससे कनेक्टेड होती है, राइजोइड्स की हेल्प से कनेक्टेड होती है। और राइजोइड्स रूट के जैसे स्ट्रक्चर होती है इनके केस में। ठीक है, और ये मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। एक चीज ध्यान रखना, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे लैक ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनके केस में ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है। इसका मतलब बेटा ये चीज आप ध्यान रखना, पहली बार ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स किस में डेवलप होते हैं, टेरिडोफाइट में। किस में डेवलप होंगे, टेरिडोफाइट्स में डेवलप होंगे। तो ना तो एल्गी में ट्रू रूट, स्टेम और लीफ है, ना ही ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट, स्टेम और लीफ है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसके कंपैरिजन के बेसिस पर आपके कुछ क्वेश्चन सोल्ड आउट होते हैं। ठीक है, अब आप देखो, हालांकि इनके केस में ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं है, बट दे पोजेस रूट लाइक, रूट के जैसी दिखने वाली स्ट्रक्चर है इनके पास, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स।
हालांकि इनके केस में ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं है, लेकिन रूट के जैसे दिखने वाली स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमने राइजोइड्स कहा। ऐसे ही स्टेम की तरह दिखने वाली स्ट्रक्चर है और लीफ की तरह दिखने वाली स्ट्रक्चर है। ठीक है, एल्गी में हमने ऐसा नहीं देखा था मोस्टली, लेकिन ब्रायोफाइट में आपको रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं इनकी प्लांट बॉडी की, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनकी जो मेन डोमिनेंट प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें इसकी लाइफ साइकिल याद होनी चाहिए। तो जब हमने इनकी लाइफ साइकिल को डिस्कस किया था तब हमने कहा था बेटा कि जो आपके ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट है, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है कि इनके केस में दोनों फेजेज मल्टी सेल्यूलर होते हैं, हैप्लॉइड फेज भी और डिप्लॉइड फेज भी। फिर हमने कहा था लास्ट में इसके केस में कि इनके केस में ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, क्योंकि दोनों की लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या था कि ब्रायोफाइट का डोमिनेंट फेज था हैप्लॉइड फेज, जिसको हम कहते हैं गैमेटोफाइट, जबकि टेरिडोफाइट का डोमिनेंट फेज था डिप्लॉइड फेज, दैट इज स्पोरोफाइट। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है बेटा, एक बार मैं आपको ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का कंपैरिजन करके बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक में भी काम आएगा। हमने क्या कहा था, ब्रायोफाइट हो या टेरिडोफाइट हो, इनके दोनों की लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है और टेरिडोफाइट की भी लाइफ साइकिल क्या होती है बेटा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। अब सबसे मेन चीज क्या है डिफरेंशिएशन की? सबसे पहले तो आप ये समझो कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता क्या है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब है कि इनकी लाइफ में दो फेजेस होते हैं, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। एक होता है हैप्लॉइड फेज और एक होता है डिप्लॉइड फेज। हैप्लॉइड फेज को हम नाम देते हैं गैमेटोफाइट। जो बच्चे बाद में ऐड हुए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ दोबारा से। और जो डिप्लॉइड फेज होता है उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है, गैमेटोफिटिक फेज के एंड में गैमीट बनते हैं। गैमेटोफिटिक फेज के एंड में क्या बनेंगे? गैमेट। और स्पोरोफिटिक फेज के एंड में क्या बनेंगे बेटा? स्पोर बनेंगे। ये चीज आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब है कि दोनों ही फेजेस मल्टी सेल्यूलर होंगे, मतलब कई सारी सेल आपकी हैप्लॉइड होंगी और कई सारी सेल आपके डिप्लॉइड होंगी। जैसे एल्गी के केस में क्या था, उनकी लाइफ साइकिल की सिर्फ एक सिंगल सेल ऐसी थी जो डिप्लॉइड थी, बाकी सारी सेल हैप्लॉइड थी, क्योंकि एल्गी की लाइफ साइकिल थी हैप्लॉन्टिक। कैसी लाइफ साइकिल थी? हैप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉइड फेज तो मल्टी सेल्यूलर था, लेकिन डिप्लॉइड फेज में एक ही सेल थी जिसको हमने जाइगोट बोला था। क्या बोला था? जाइगोट बोला था। तो ये चीज ध्यान रखना। लेकिन ये जो आपके ब्रायोफाइट होते हैं इनके केस में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों फेजेस मल्टी सेल्यूलर होते हैं, दोनों फेजेस। अब हम बात करते हैं कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इन दोनों की लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है बेटा डोमिनेंट फेज का। क्या डिफरेंस है दोनों में? ब्रायोफाइट का तो डोमिनेंट फेज होता है आपका हैप्लॉइड फेज, दैट मीन्स गैमेटोफाइट। ठीक है, और टेरिडोफाइट का डोमिनेंट फेज होता है स्पोरोफाइट। अब एक चीज ध्यान रखना, किसी की भी लाइफ साइकिल का जो डोमिनेंट फेज होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि वो इनका फोटोसिंथेटिक फेज होता है। वो हमेशा क्या होगा? इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ब्रायोफाइट में तो गैमेटोफिटिक फेज इंडिपेंडेंट है और टेरिडोफाइट में स्पोरोफिटिक फेज कैसा है? इंडिपेंडेंट है।
अब बचा दूसरा फेज। इनका दूसरा फेज क्या होगा? स्पोरोफाइट। और इनका जो अदर फेज होगा वो क्या होगा? गैमेटोफाइट। इसमें क्या डिफरेंस है मैं बता देती हूँ। ब्रायोफाइट की जब आप लाइफ साइकिल पढ़ोगे ना बेटा, तो उसमें पहले हम गैमीट्स की फॉर्मेशन कराएंगे और उसके बाद स्पोरोफाइट मतलब स्पोर की फॉर्मेशन करेंगे। उनकी जो लाइफ साइकिल की शुरुआत होती है वो गैमेटोफिटिक फेज से होती है और उनके अंदर पहले गैमीट की फॉर्मेशन होती है और फिर जब गैमीट आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो उसके बाद स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट होता है और स्पोरोफिटिक फेज एंड में स्पोर बनाएगा। इसका मतलब इनकी लाइफ में क्या होगा? पहले गैमेटोफिटिक फेज बनेगा, फिर गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद स्पोरोफिटिक फेज बनेगा। फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्योंकि डिप्लॉयड कंडीशन आ जाएगी, उसके बाद इसमें एंड में स्पोर बनेंगे। अब क्योंकि स्पोर की फॉर्मेशन इनके केस में बाय मियोसिस होती है, स्पोरोफिटिक फेज होता है डिप्लॉयड, लेकिन ये स्पोर बनाएगा, हैप्लॉयड स्पोर बनाएगा। तो हैप्लॉयड स्पोर बनते ही फिर से क्या शुरू हो जाएगा बेटा? गैमेटोफिटिक फेज। तो इनके लाइफ में पहले गैमीट बनते हैं और फिर क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। जबकि टेरिडोफाइट की बॉडी में क्या होगा? इनकी जब लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी तो उसकी शुरुआत होगी स्पोरोफिटिक फेज से। सबसे पहले उसके अंदर स्पोरोफाइट बनेगा, तो फिर वो फेज क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा, ठीक है, बाय मियोसिस। किससे बनाएगा? मियोसिस से। फिर स्पोर जब जर्मिनेट होंगे तो वो क्या बनाएगा बेटा? ये इनका सेकंड स्टेज हो गया। फिर वो गैमेटोफाइट बना लेगा। फिर गैमेटोफाइट एंड में क्या बनाएगा? गैमीट्स। फिर बेटा गैमीट्स क्या शो करेंगे? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो आपका जाइगोट बन जाएगा। फिर जाइगोट डिप्लॉयड हो गया तो फिर से कौन सा फेज स्टार्ट हो जाएगा? स्पोरोफाइट। तो दोनों की लाइफ साइकिल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ब्रायोफाइट का डोमिनेंट फेज होता है गैमेटोफिटिक फेज, टेरिडोफाइट का डोमिनेंट फेज होता है स्पोरोफिटिक फेज। इनकी लाइफ साइकिल में पहले गैमीट्स बनेंगे फिर स्पोर बनेंगे। इनकी लाइफ साइकिल में पहले स्पोर की फॉर्मेशन होगी और फिर किसकी फॉर्मेशन होगी? गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी। एक चीज और हम बता देते हैं, दूसरा जो फेज होता है, तो बेटा इनके केस में तो डोमिनेंट फेज के अलावा जो फेज बचा वो है स्पोरोफाइट। लेकिन इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो पैरासिटिक होता है। डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। तो ये फेज इनका इंडिपेंडेंट नहीं है, ये पैरासिटिक होगा। किसके ऊपर? गैमेटोफिटिक फेज के ऊपर। या तो टोटल पैरासाइट होगा या पार्शियल पैरासाइट होगा। लेकिन टेरिडोफाइट एक इकलौता ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसके दोनों फेजेस इंडिपेंडेंट होते हैं। ध्यान देना, टेरिडोफाइट एक ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसके दोनों फेजेस क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। इकलौता प्लांट ग्रुप है। एल्गी में आपका एल्गी और ब्रायोफाइट में गैमेटोफिटिक फेज इंडिपेंडेंट है, टेरिडोफाइट में दोनों फेजेस इंडिपेंडेंट है और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में स्पोरोफिटिक फेज इंडिपेंडेंट है। ये चीज ध्यान रखना। इससे टेरिडोफाइट से पहले वाले दो प्लांट ग्रुप में गैमेटोफिटिक फेज इंडिपेंडेंट है, इसके बाद वाले दोनों प्लांट ग्रुप में आपका स्पोरोफिटिक फेज इंडिपेंडेंट है। एल्गी की लाइफ साइकिल होती है हैप्लॉन्टिक, ब्रायोफाइट की हैप्लोडिप्लॉन्टिक, टेरिडोफाइट की भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल होती है बेटा डिप्लॉन्टिक। तो दैट मीन्स हम ब्रायोफाइट्स में लाइफ साइकिल में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इनके गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो गैमेटोफाइट में हमने बता दिया कि इनके केस में ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते हैं, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक एक्सिस आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसकी लाइफ में सेक्स ऑर्गन बनेंगे, क्योंकि गैमीट्स बनते हैं और गैमीट्स किसके अंदर बनेंगे? सेक्स ऑर्गन्स के अंदर। तो इनके केस में सेक्स ऑर्गन की फॉर्मेशन होगी, फिर सेक्स ऑर्गन के अंदर गैमीट्स बनेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो आपका जाइगोट बनेगा,
जाइगोट फिर डेवलप करके क्या बना देगा, स्पोरोफिटिक फेज बना देगा। फिर स्पोरोफिटिक फेज में मियोसाइट सेल बनेगी जिनके अंदर मियोसिस होगा और फिर वो हैप्लॉइड स्पोर बना देगी। और जब ये स्पोर जर्मिनेट होंगे तो फिर से आपका गैमेटोफिटिक फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसकी सीक्वेंस है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार हम इनकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, इनके लाइफ साइकिल की शुरुआत होगी गैमेटोफिटिक फेज से, गैमेटोफाइट से। इनका गैमेटोफाइट कैसा है बेटा, उसके अंदर रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक एक्सिस है। क्या है, रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक एक्सिस है। हालांकि ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं है, लेकिन उनसे मिलती जुलती स्ट्रक्चर है। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि इनका गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट फेज है, जिससे इनके लाइफ साइकिल की शुरुआत होगी। तो ये फेज इनका कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, तो दैट मीन्स इंडिपेंडेंट होगा। अब गैमेटोफिटिक फेज में गैमीट्स की फॉर्मेशन होनी है। गैमेटोफिटिक फेज कैसा फेज होता है, हैप्लॉइड फेज होता है। तो सबसे पहले इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी, सेक्स ऑर्गन की फॉर्मेशन होगी। तो सेक्स ऑर्गन में हम बात कर लेते हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा। और एक चीज जो इम्पॉर्टेंट है, जो एल्गी से हमें कंपेयर करनी है, वो क्या है कि इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, दे आर मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड। मल्टी सेल्यूलर होंगे और कैसे होंगे बेटा, जैकेटेड होंगे। जबकि एल्गी के केस में हमने जर्नली क्या पढ़ा था, यूनिसेल्यूलर एंड जैकेटलेस सेक्स ऑर्गन होते हैं। लेकिन यहाँ पे एडवांसमेंट आई, इनके सेक्स ऑर्गन कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड है, प्रोटेक्टिव जैकेट है उनके अराउंड। हालांकि एल्गी में हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था, कारा। कारा के केस में मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सेक्स ऑर्गन है कौन से। तो मेल सेक्स ऑर्गन जो इनके केस में होगा उसको हम बोलेंगे एंथेरिडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलेंगे आर्चिगोनियम। ध्यान देना, ये आपसे पूछा जाएगा कि इनके केस में मेल सेक्स ऑर्गन क्या है। तो मेल सेक्स ऑर्गन इनके केस में है एंथेरिडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा बेटा, आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम। जो इनका मेल सेक्स ऑर्गन होता है ना बेटा, उसके अंदर किसकी फॉर्मेशन होगी, मेल गैमेट्स की। और इनके मेल गैमेट्स को हम क्या बोलेंगे, एंथीरोजोइड्स। क्या बोलेंगे, एंथीरोजोइड्स। अब सबसे मेन चीज क्या है कि इनके एंथीरोजोइड्स कैसे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो इनके एंथीरोजोइड्स कैसे होंगे, बाइफ्लैजुलेटेड होंगे। बेटा एडवांस करेक्टर होता है कि नॉन मोटाइल सेक्स गैमेट्स बने। प्रिमिटिव जितने भी प्लांट ग्रुप हैं उनके केस में आपको मोटाइल मेल गैमेट्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, मोटाइल मेल गैमेट। ठीक है, तो इनके जो एंथीरोजोइड्स है वो बाइफ्लैजुलेटेड है, मोटाइल है, और उनको मूवमेंट करने के लिए एक मीडिया चाहिए, और वो मीडिया क्या है, वाटर है, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। इनके अंदर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम कह रहे हैं आर्चिगोनिया। ठीक है, आर्चिगोनिया इनका कैसा होता है, फ्लास्क शेप का होता है। कैसी शेप का होता है, फ्लास्क शेप का होता है। इसके अंदर एंथीरोजोइड्स की फॉर्मेशन जो होती है वो मैनी नंबर में होती है, बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होता है। लेकिन एक आर्चिगोनिया में एग की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है 1 एग। और एग कैसा होता है बेटा, नॉन मोटाइल होता है। तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन करने के लिए जो मूवमेंट करेगा वो कौन करेगा, एंथीरोजोइड्स करेंगे। ठीक है, तो एंथीरोजोइड वाटर के अंदर रिलीज हो जाएंगे।
रिलीज इनटू वाटर। ठीक है, वाटर में रिलीज हो गए तो ये स्विमिंग करके किस तक जाएंगे, आर्चीगोनिया तक जाएंगे। और आर्चीगोनिया में जाने के बाद किसके साथ फर्टिलाइज कर जाएंगे, एग के साथ फर्टिलाइज कर जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, एंथीरोजोइड फ्यूजेस विद द एग, और जब ये एग के साथ फ्यूज हो जाते हैं तो क्योंकि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, एंथीरोजोइड भी आपके हैप्लॉइड है और एग भी आपके हैप्लॉइड है। क्यों, क्योंकि ये तो गैमेटोफिटिक फेज से ही बन रहे, तो गैमेटोफिटिक फेज हैप्लॉइड था, कोई आपका फर्टिलाइजेशन अब तक नहीं हुआ था, तो इनकी प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, हैप्लॉइड मेल गैमेट हैप्लॉइड फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो गया, तो आपकी एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गई, और उस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे जाइगोट। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, एल्गी के केस में क्या था, जाइगोट जैसे ही बना उसने मियोसिस कर दिया था, इमीडिएट रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं बेटा। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी मियोसिस होता है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, 2n से हैप्लॉइड कंटेंट आ जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जाइगोट डू नॉट अंडरगो मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली नहीं करता है। इमीडिएटली नहीं करता तो जाइगोट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो इनके केस में एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट है, लेकिन एल्गी के केस में एम्ब्रियो स्टेज क्या थी, एब्सेंट थी। और उसका कारण क्या था, उसका कारण यही था क्योंकि जाइगोट इमीडिएटली क्या करता है, मियोसिस करता है। ठीक है, तो ये जो इनका जाइगोट है ये फर्दर डिवीजन करेगा, लेकिन रिडक्शन डिवीजन नहीं करेगा, माइटोसिस करेगा, और ये एक मल्टी सेल्यूलर बॉडी बना देगा जिसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट। ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा था, स्पोरोफिटिक फेज जो होगा इनका वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इट इज नॉट फ्री लिविंग, वो फ्री लिविंग नहीं है। क्यों नहीं है फ्री लिविंग, क्योंकि ये पार्ट इनका फोटोसिंथेटिक नहीं है। फोटोसिंथेटिक नहीं है तो ये नरिशमेंट के लिए किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, गैमेटोफाइट पे डिपेंड करेगा। अब क्योंकि ये अपनी नरिशमेंट गैमेटोफाइट से ऑब्टेन कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे स्पोरोफाइट को कि ये पैरासिटिक होता है, किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्पोरोफाइट में कुछ स्पेशल सेल बनती हैं जिनको हम बोलते हैं मियोसाइट सेल। बेटा मियोसाइट सेल हम किसे कहते हैं, ऐसी सेल जिसमें मियोसिस होता है, और इनके केस में जो मियोसाइट सेल है उसका नाम क्या होगा, स्पोर मदर सेल। अब क्योंकि ये स्पोरोफिटिक फेज का पार्ट है, स्पोरोफिटिक फेज डिप्लॉयड होता है, अभी तक मियोसिस हुई नहीं है, तो स्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। ठीक है, अब जो इनके केस में ये जो स्पेशल डिप्लॉयड सेल्स है जिनको हम मियोसाइट सेल कह रहे हैं, स्पोर मदर सेल है, इनके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, या हम कह रहे हैं कि ये रिडक्शन डिवीजन करेंगे। रिडक्शन डिवीजन करके ये क्या बनाएंगे बेटा, हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगी, हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगी। हैप्लॉइड क्यों, क्योंकि मियोसिस से प्लॉइडी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। और जब ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करेंगे तो ये क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट बना देंगे। क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट। और फिर से ये पूरी की पूरी साइकिल आपकी क्या होगी, रिपीट होगी। गैमेटोफिटिक फेज क्योंकि स्पोर से बना है, जर्मिनेशन से बना है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये होता है हैप्लॉइड। तो इस तरीके से ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये थी आपकी ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और इसकी क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे।